नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और इस तरह के कारोबारी सत्र में थंब क्या लगाया जाए, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है। 3 बार थंब बदलने के बाद हमने आखिर में तय किया, जब बाज़ार में रिकवरी आ रही थी, कि बाज़ार की ये रिकवरी कितनी टिकाऊ। लेकिन शोक कार्यक्रम ये शुरू करते करते जो है वो पूरा थंब जो है धराशायी हो गया बाज़ार की तरह। 151 अंक नीचे अब निफ्टी कामकाज कर रहा है और अब से कुछ देर पहले 25,485 का इंट्राडे हाई देखने को मिला और उसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ जो है फिसलता हुआ बाज़ार दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पूरी तरीके से अब, हालांकि अभी भी मिड कैप शेयरों में थोड़ी सी जो मजबूती है उसके चलते हम देख रहे हैं कि एडवांसेस जो है 1225 हैं, डिक्लाइन 1418 है, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसी वजह से जो सेक्टर इंडाइजेस पे अगर हम नज़र डालें, जिन सेक्टर्स में रिकवरी उसमें आईटी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में काफ़ी अच्छा उछाल है, 7-7.5% का उछाल, और 14 के ऊपर इंडिया विक्स जो उतार चढ़ाव का इंडेक्स होता है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे बाजार में किया जाए तो क्या किया जाए, क्या ये गिरावट और गहराएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो है तमाम आंकड़े ऐसे निकल करके आ रहे हैं, उन पर भी विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। जरा एक एक करके जरा कुछ आंकड़े लेके आइए, फिर आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले जो है देखते हैं कि विदेशी निवेशक जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं, विदेशी निवेशकों की तरफ से कितनी बिकवाली की जा रही है, और ये बाज़ार की जो गिरावट है कहीं ना कहीं दिखा रही है कि विदेशी निवेशक किस तरीके से बाज़ार पर बिकवाली कर रहे हैं। 3 अक्टूबर यानी कि अब कल की बात करें तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली 15,243 की रही है, और ये सिर्फ कैश के आंकड़े हैं। 1 अक्टूबर को कैश मार्केट के 1 अक्टूबर को किए गई है करीब 5500 करोड़ रुपए की बिकवाली। 30 सितंबर को करीब 9800 करोड़ की बिकवाली, और 27 सितंबर की बात करें तो 1200 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली सिर्फ कैश में की गई। यानी कि 4 कारोबारी सत्र में 31,000 करोड़ से ज़्यादा, यानी करीब 32,000, 31,822 का मतलब ये लगा लीजिए 32,000 करोड़ की बिकवाली जो है वो विदेशी निवेशक कर चुके हैं। अब क्या विदेशी निवेशक ऐसी बिकवाली जारी रखेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर रहने वाले हैं, ज़रा वो भी ज़रा देख लेते हैं। अगले हफ्ते कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली, जिस पर हमारी नज़रें रहेंगी, की इवेंट क्या क्या है। सोमवार को आपको बता दें कि नज़रें इस बात पर रहेंगी कहीं वीकेंड पे ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के कोई बड़ी नई अपडेट तो नहीं आ गई है, तो ये हमारी नज़रें रहेंगी। मंगलवार को जो है चुनावी के नतीजे आने वाले हैं 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के, तो वहाँ पर भी नज़रें रहेंगी। बुधवार को आरबीआई की पॉलिसी है, वहाँ पर भी नज़रें रहेंगी। ये काफ़ी हद तक क्या कुछ आरबीआई गवर्नर कहते हैं उस पर नज़रें रहेंगी। और बृहस्पतिवार को नतीजों का सीज़न शुरू हो जाएगा और वहाँ से अच्छी बुरी खबरें कैसी आती हैं इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं, लेकिन सबसे पहले तो बाज़ार ने एकदम से हताश किया है, काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आया है। अरुण जी को लेकर के आइए, उनको रूबरू कराते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है सर, कल एक बड़ी बिकवाली, उसके बाद से आज लगा कि बाज़ार रिकवर कर रहा है, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर से बाज़ार में गिरावट है। क्या किस तरह का बाज़ार है ये, कैसे ट्रेड करें इस बाज़ार को? देखिए, मुश्किल समय है, लेकिन जो रणनीति होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन शेयर बाजार के ट्रेडिंग में चाहिए, कि जब अपॉर्चुनिटी आती है मुनाफा वसूली करिए। ये एक जुर्म नहीं है, ये करने से आपका लेबल, आपकी इमेज खराब नहीं होती। पैसा होगा तो ही आप निवेश करोगे। ये चीज जो मैं बार बार बोलता हूं, अक्सर सुनने को वापस आता है चैट के जरिए कि सर आप एक प्रोफेसर की तरह ये बात बोलते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोग अभी भी मुनाफा वसूली करने से कतराते हैं। इसे मत कतराइए, ये एक अहम मुद्दा है, एक अहम प्रिंसिपल है बाजार में सक्सेसफुल होने का। जहां तक बाजार की अगर बात करें तो ये जो बिकवाली आई है, ये विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेकर आई है। ये इंडिया में पैसा निकालकर चाइना में डाल रहे हैं, और अगर बात करें तो चाइना में 7 कारोबारी दिन में लगभग 22% उनका जो इंडेक्स है वो बढ़ चुका है। गनीमत है कि चाइना में छुट्टी है,
अब तो हो सकता है कि ये बिकवाली आज के दौर के बाद कहीं ना कहीं थम जाए, क्योंकि 22% भी बाजार बढ़ गया, छुट्टी भी है, तो शायद विदेशी संस्थागत निवेशक सोमवार के बाद भारतवर्ष में बेचना कम कर दे या न बेचे। उम्मीद है कोई भी ऐसा किसी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं है कि हम नहीं बेचेंगे। और एक आंकड़ा जो आपने दिखाया, जो 4 कारोबारी दिन में उन्होंने लगभग 32,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, ये वही आंकड़ा है 30 से 32,000 करोड़ जो हर महीने भारतवर्ष में छोटे छोटे निवेशक एसआईपी रूट के जरिए शेयर बाजार में पैसा दे रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का। तो जो पैसा जो कहते हैं ना, छोटे छोटे रकम से जुड़कर महीने के एंड में 30,000 32,000 करोड़ आता है, वो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4 दिन में बेचा। इतनी बड़ी अगर उनकी ताकत हो या उनकी बिकवाली हो, तो आप और मैं उसका सामना कहां से करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और अभी जो आप नंबर्स बोल रहे थे ना, चाइना के नंबर, ज़रा एक बार दिखा दीजिए वो भी, कि किस तरीके से भारतीय और अगर चीन के बाज़ार की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आंकड़े क्या निकल के आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 21-21% का रिटर्न जो है वो शंघाई के मार्केट ने दिया है, जबकि भारतीय बाज़ारों में 4% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 17-17.5% के आसपास का रिटर्न जो है वो चीन के बाज़ार ने दिया है, और भारतीय बाज़ार ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं या थोड़ा नेगेटिव रिटर्न रहा है। हाँ, 2024 से ज़रूर तुलना करें तो यहाँ पर भारतीय बाज़ार चीन के बाज़ार पर भारी पड़े हैं। 16% का रिटर्न, 16% से ज़्यादा का रिटर्न भारतीय बाज़ारों ने दिया है, और वहीं चीन के बाज़ार की बात करें तो वो करीब करीब 13.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन ये जो एक हफ्ते का आंकड़ा है ना, इसी ने सारा खेल बिगाड़ा है। और यहाँ से जो चीन के अंदर तमाम तरीके से लिक्विडिटी पंपिंग करने की कोशिश की जा रही है, उससे विदेशी निवेशक भारत में माल बेच करके अब चीन के बाज़ार में लगा रहे हैं, और ये वो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या में दर्शक सर आपका वेट कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और एक एक करके जरा जो है हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। श्वेता जी कह रही हैं कि पहला सवाल उनका लेते हैं, कह रहे हैं कि सर आज जो रिकवरी आई है उसमें एग्जिट करें या होल्ड करें। श्वेता जी से भी चूक हो गई, जब तक वो टाइप उन्होंने सवाल भेजा होगा तब रिकवरी दिखाई दे रही थी, और जब तक उनका सवाल हम पढ़ रहे हैं तो बाजार में बिकवाली आ गई है। तो क्या करना चाहिए सर, क्या सलाह देंगे आप श्वेता जी को? देखिए, गिरावट अच्छी खासी हुई है। जी चलिए, आप पानी पीजिए सर। जी जी। हाँ जी, मैंने भी आने के पहले थोड़ी तैयारी की थी विपुल जी। जी तो जी जी। उस समय बाजार में जो गिरावट देखने को मिली थी वो सूचकांक में करीब 3,900 अंक की थी, आपके निफ्टी में करीब 1,200 अंक की थी, और उसके बाद में थोड़ी सी एक रिकवरी हुई थी। अब वो आंकड़ा भी जो है 1,200 के बदले में शायद 1,250 हो गया है, और 3,900 के बदले में मेरे ख्याल से 4,000 4,100 की तरफ चल रहा है। गिरावट बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 कार्यक्रम के ऊपर गौर करें तो मैं बार बार कह रहा था, कारण पता नहीं क्या आएगा, बट बाजार में कोई ना कोई बड़ी मंदी एक तरफ से एक झटका आपको देगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये झटका आया, और ये झटका आया युद्ध को लेकर, इजराइल और ईरान के बीच में जो हुआ है। ये खत्म नहीं हुआ है युद्ध, और कहीं ना कहीं इसमें इजराइल का जो एक जवाबी बदला लेने की संभावना बाकी है, उससे लोग बाग डर रहे हैं। और शायद वो ये वीकेंड में आए तो सोमवार को जब आप बाजार में वापस आएंगे तो कोई नई खतरनाक खबर से बाजार शायद कारोबारी दिन या सप्ताह शुरू करे। रणनीति एक ही चीज होनी चाहिए कि समय समय पर जब आपको मुनाफा मिलता है तो उसमें कुछ मुनाफा वसूली करिए, तब जाकर आप ऐसे अपॉर्चुनिटी में नया निवेश कर सकते हैं। नया निवेश ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नए नए स्टॉक चाहिए। जो आपने शेयर बेचा है और वही शेयर आपको 20% नीचे मिलता है, 15% नीचे मिलता है,
आपको वो शेयर पसंद है, उसी में निवेश कीजिए। कम से कम आपकी खरीद तो नीचे के भाव की है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। चलिए, इस बीच कुछ एक टिप्पणियां आ रही हैं। अजयल जैन साहब कह रहे हैं कि मनी 9 के हीरो आ रहे हैं अरुण केजरीवाल आज। तो सर आप देखिए, लोगों की टिप्पणियां जो है, इसने गिरते हुए बाजार में भी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है और आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। इस बीच अनन्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। अनन्या जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते अनन्या जी, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। और शेयर बाजार में कब से निवेश कर रही हैं मैम आप? मैंने अभी स्टार्ट किया है मनी 9 को देखते देखते। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम आपको? मैम बहुत बहुत बढ़िया। मैं देखती हूँ, मेरे पिताजी देखते हैं, सभी देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सपरिवार देख रही हैं मनी 9 के प्रोग्राम को, और आप जैसे लोग ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए। बताइए मैम, आज क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने अडानी विल्मर्स के शेयर लिए थे 265 के भाव पर, तो मैं इनको सेल कर दूं या रुकूं? 265 या 365? 365। हाँ 365, जी जी जी। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं आप? 5-6 महीने। 5-6 महीने होल्ड कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 5-6 महीने होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले एक महीने में 8-9% का निगेटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने में करीब 4-4.5% का निगेटिव रिटर्न रहा है। पूरे साल में शेयर में निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिले हैं। मुरैना मध्य प्रदेश से हैं अनन्या जी। क्या अदानी विल्मर एक ऐसा शेयर है सर जिसमें कि बने रहना चाहिए? क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी खबरें आई, जब चावल के एक्सपोर्ट को खोलने की बात हुई या फिर कुछ और बातें निकल करके आई, जीएसटी पे बातें निकल करके आई, हमने देखा बहुत सारे ऐसे शेयर थे इस कारोबार से जुड़े हुए जिनमें रिकवरी आई। अदानी विल्मर उस तरीके से नहीं चला। आपकी टिप्पणी क्या होगी अदानी विल्मर पे? विपुल जी, अडानी विल्मर में दो हिस्सेदार है, एक अडानी एक विल्मर, और इनकी हिस्सेदारी दोनों बराबर बराबर की है। बीच में खबरें आई थी कि शायद दोनों जो इसके हिस्सेदार हैं वो अपनी होल्डिंग कुछ कुछ कम करेंगे, जिससे कि पब्लिक फ्लोट बढ़ जाए और जो 25% की मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए वो पूरी की जाए। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, इसमें दोनों समूह लगभग 44% शेयर होल्ड करते हैं, यानी कि पब्लिक होल्डिंग करीब 12% है। शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट बोलिए, करेक्शन बोलिए, आया है। एवरेजेस को भी इसने तोड़ा है नीचे जाते समय। अब लेकिन लग रहा है कि शायद ये शेयर कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे सुधरेगा। इनको लॉस अवश्य हो रहा है, लेकिन ये लॉस की रिकवरी की भी संभावना है। और जब भी ये बाजार जो प्रेजेंट गिरावट में है पिछले 4-5 दिन से, इसमें जब कुछ ये थमेगा और एक रिबाउंड आता है, तो शायद इसमें भी एक रिकवरी आ सकती है। उस समय अगर इनको लगता है कि भाई मेरा लॉस कम हो गया या मैं बराबर के बेस पे आ चुकी हूं, ये शेयर से निकलना चाहती हूं, उस समय ये निकले। लेकिन फिलहाल जल्दबाजी न करें, शॉर्ट टर्म में कुछ न कुछ रिकवरी आने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ रिकवरी आने की संभावना है, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है होम डिलीशियस 69 के नाम से। इनका नाम हमें नहीं पता, कह रहे हैं विपुल सर और अरुण सर को हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि आपको भी सर। और इनका सवाल सर ले लेते हैं, ओएनजीसी के ऊपर है। 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 313 पे। इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करना था, लेकिन चलिए अब आपका सवाल आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। बजिंग में फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। 313 पे लिए हुए हैं ओएनजीसी सर इन्होंने, और आज रिकवरी है शेयर के अंदर। जिस तरीके से कच्चे तेल में उबाल आया हुआ है, और कल हमने देखा कि 78 का लेवल भी देखने को मिला। 296 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसके आज की तेज़ी के बावजूद इनकी खरीद से नीचे है। इनको अभी भी 17 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या कच्चे तेल के अंदर ये स्थितियाँ कुछ दिन तक अगर ऐसे ही बरकरार रहती हैं तो आपको लगता है कि इनकी खरीद का भाव आता हुआ दिखाई देगा? आप कैसे देख रहे हैं ओएनजीसी को? विपुल जी, दो चीज जो एवरेजेस होती है, ट्रेडिंग एवरेजेस, वो फिलहाल शेयर के ऊपर एक डंडा के रूप में खड़ी है। लेकिन अगर 5-7 रुपए की तेजी आती है तो नीचे से कट होने की वो संभावना हो जाती है, जिससे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है एक ब्रेकआउट आने की संभावना है।
तो कच्चा तेल जो है उबाल पर है, बड़े दिलचस्प स्थिति में चल रहे हैं और युद्ध थमने का कहीं पर भी निशान नहीं दिखा रहा। मान लीजिए ये गर्मा गर्मी की जो सिचुएशन है वो 2 4 5 दिन और चलती है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान के पास में दुनिया भर का तेल और तेल के भंडार, तेल के कारखाने हैं। अगर कहीं पर भी कुछ भी इजराइल के तरफ से इस भंडार में आग लगाई जाती है, लग जाती है, तो तेल के बाजार में एक नया रूप, भयंकर रूप आ सकता है। मैं ये नहीं चाहता कि लड़ाई बढ़े, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि तेल को लेकर किसी को अंदाजा नहीं है आने वाले 5 7 10 दिन में क्या होगा। कुछ लॉस हो रहा है, कुछ सब्र कीजिए, रिकवरी कुछ होने लगी है। हो सकता है रिकवरी होकर आपके लॉस एटलीस्ट भाव या ब्रेक इवन पर आ जाए आने वाले समय। ठीक, तो ये राय है, धैर्य रखने की सलाह है, बने रहिए। अभी राहुल अग्रवाल जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि सुपर डुपर फैन ऑफ विपुल सर एंड अरुण सर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। कह रहे हैं कि मैं मनी 9 को देख रहा हूँ सिंगापुर से। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका कि आप सिंगापुर में बैठ करके मनी 9 के प्रोग्राम को देख रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स लिया हुआ है इन्होंने और कह रहे हैं कि 139 के भाव पर लिया हुआ है। कह रहे हैं क्या अरुण सर का 200 वाला टारगेट अभी भी पूरा होगा, इस पर वो राय जानना चाहते हैं। अच्छी रैली रही पीसी ज्वेलर्स में, एक तरफा रैली यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अब शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 158 के आसपास, 158 159 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 178 के आसपास जाकर के वापस 187 के आसपास जाकर के ये वापस लौटना शुरू हुआ था सर। और अभी अगर हम देखें तो अब धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। पिछले 5 दिन में 6-7% करेक्ट हो चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? पीसी ज्वेलर्स में 139 पे लिए हैं, 20 रुपये अभी भी बन रहे हैं, क्या होल्ड करें एक बार के लिए या फिर अब नीचे आ रहा है एक बार के लिए जितना 20 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? विपुल जी, आपसे 2 मिनट का समय मांगूंगा ये समझाने के बिल्कुल लिए बिल्कुल बिल्कुल सर जी कि सर। ये जब पहली बार शेयर को रेकमेंड किया था तो इसका जो भाव था करीब 60 रुपए के आसपास था। 60 रुपए वाला शेयर 188 हो गया। इसमें मैंने 2 बार टारगेट दिए और ये भी कहा था कि भाई ये एक ट्रेडिंग स्टॉक भी एक आप इसको बना सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर मूव होता है अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर चलते रहिए। इसके अंदर में टारगेट काफी लंबे हैं, कई सारे इवेंट्स आने बाकी है, लेकिन ये आपको अच्छी दिवाली दिखा सकता है। ये एक ऐसा शेयर है 50-60 रुपए वाला अगर 188 हो जाता है तो मेरे ख्याल से किसी को भी कंप्लेन, शिकायत या गिला शिकवा करने की दरकार नहीं है। जहां तक मेरा इसके ऊपर में न्यूज फ्लो है या प्रदर्शन का के ऊपर बातचीत है, कंपनी ने हाल ही में 30 तारीख को अपनी एक बोर्ड मीटिंग में यह तय किया है कि शेयर को स्प्लिट करेगा, 10 रुपए शेयर से 1 रुपए का शेयर करेगा। मान लीजिए ये स्प्लिट मौजूदा भाव पर होता है तो आपका शेयर जो 158 रुपए पे चल रहा है वो स्प्लिट होकर 16 रुपए हो जाएगा। ज्वेलरी शेयर 16 रुपए का, हालांकि स्प्लिट ही होता है, उससे कोई कंपनी की वैल्यू में चेंज नहीं होती, बट इस शेयर में जिसमें करोड़ 1.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम रोज होता है उसमें 20-25 करोड़ की वॉल्यूम होने लगेगी और आप सोच सकते हो कि ये एक ओपन जो कहते हैं हाई वॉल्यूम वाला शेयर हो जाएगा जिसमें कि आपको कुछ कमाने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी न करें। मेरा जो टारगेट है वो अब शायद 200 से ऊपर है और आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर में मैं और आपको टिप्पणियां बंद होते होते अवश्य दूंगा। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल पीसी ज्वेलर्स पर निकल करके आती हुई। और इस बीच करीब करीब 1100 लोग हमारे साथ मनी 9 के यूट्यूब के चैनल पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। बाजार की गिरावट पे आप सभी दर्शकों का इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी से निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके मनी 9 के इस जो लिंक है इस कार्यक्रम का
यूट्यूब लिंक उसे आप अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बड़ी संख्या में मनी 9 के इस कार्यक्रम का विस्तार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ श्याम मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। श्याम जी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यूपी के प्रतापगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास IRFC के 85 शेयर हैं 176 रुपए के रेट पे। 176 रुपए के रेट पर आपने लिए हुए हैं, और कितने समय के लिए ले रखे हैं, क्या समय नजरिया है आपका? सर नजरिया 6-7 महीने, 1 आध साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1 आध साल तक होल्ड कर सकते हैं। और चलिए अभी तो फिलहाल रेलवे के जो है पूरे इंजन जो है वो बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा जब से PSU शेयरों की पिटाई हुई है, ये जानना शेयर भी चाहता चल हूँ रहा कि सर क्या इस समय जो स्थितियां हैं उस पर एवरेज किया जा सकता है कि इसी पे भी होल्ड करके रखा जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर, और ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या निचले स्तरों पे खरीदारी की जा सकती है। इस सवाल का उत्तर अरुण जी से ही लेते हैं। अरुण सर, क्या करना चाहिए? बहुत लोग लंबे समय से पूछ रहे हैं, आखिर में वो लेवल कब आएगा कि जब थोड़ा थोड़ा करके एवरेजिंग करनी चाहिए। IRFC पे सवाल है, लेकिन उत्तर मैं चाहूँगा कि एक साथ अगर आप पूरे रेलवे पर दे दें, खासतौर से IRFC, RVNL और इरकॉन, ये 3 शेयर जो ऐसे हैं जिन पर बड़ी संख्या में सवालों की लिस्ट लगी हुई है। एक एक करके सवाल लेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जी विपुल जी, आपके दर्शक से खाली एक चीज पूछिए कि इन्होंने किस महीने में ये शेयर लिया था? कब लिया था सर श्याम जी आपने ये शेयर? सर पिछले महीने लिया था। पिछले ही महीने लिया है? जी, अच्छा, पिछले ही महीने लिया है। पिछले ही महीने लिया है सर इन्होंने। और तो सर, ये हाँ अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 176 के आसपास गया था ये। 4 सितंबर के आसपास 176 का भाव देखने को मिला था। जी तो सर क्या होता है कि अगर आप देखें कि कितना भी कम मैं आपके चैनल पे आऊं, बट एक महीने में 3 से 4 बार अवश्य आ जाता हूं, और मैं हर बार जब आता हूं ये कह रहा हूं कि रेलवे, डिफेंस और जो पावर शेयर हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, इनमें अभी भी वीकनेस बाकी है, क्योंकि ये सभी शेयरों में ओवर ओनरशिप हो गई है खुदरा या छोटे रिटेल निवेशकों की। जब तक इसके अंदर में एक शेकआउट नहीं आएगा, इसमें नया निवेश के अपॉर्चुनिटीज नहीं खोजने चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर निवेशक इन शेयरों में घुसता है तो ये एक जोखिम भरा ट्रेड होता है। दूसरा प्रिंसिपल जो एक हमेशा यूज करना चाहिए, अगर आपने कोई चीज खरीद ली और उसमें नुकसान हो रहा है तो एवरेज करके आपकी कॉस्ट कम करने का न सोचें, क्योंकि हो सकता है कि एवरेज करने के बाद में आपको नुकसान और बढ़ जाए, कम नहीं होगा। तो ये जो एक फिलॉसफी है, या ये जो एक कहते हैं रणनीति है कि गिरते हुए बाजार में एवरेज करो जिससे आपकी कॉस्ट कम हो, ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं बनती। ये दोनों चीज बोलने के बाद मैं ये कहूंगा कि इन्हें जब भी मौजूदा नरमी के बाद बाजार में थोड़ा सा भी पुल बैक आए, इन्हें IRFC से निकल जाना चाहिए। ये शेयर बहुत महंगा है और इमीडिएट इसके अंदर में आपको कोई रिटर्न मिल जाए ऐसा नहीं लगता। इसी के साथ साथ आपने विपुल जी पूरे सेक्टर के बारे में बात की थी। काफी हद तक ये जो है आपके बाकी शेयरों के बात में भी चलेगा। सिर्फ एक शेयर है इसमें RVNL जो थोड़ा सा अलग चलता है रेलवे पैक के तहत, जिसके अंदर में थोड़े थोड़े अपॉर्चुनिटीज लेने और बेचने के आते हैं। तो अगर उसमें कोई डिसिप्लिन रखे तो उसमें कोई एंट्री लेवल पर अगर निवेश किया जाए तो कुछ न कुछ अपसाइड मिलता है। बट बाकी जो शेयर हैं इरकॉन, IRFC, रेलटेल, इनमें सभी में एक तरह से ये एक पैक के रूप में चलते हैं और फिलहाल इनमें कोई पॉजिटिविटी इमीडिएट नहीं दिख रही। अभी के लिए फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है सर। तो जो लोग भी ये मौका तलाश रहे हैं फ्रेश बाइंग करने का, उनको थोड़ा भी इंतज़ार करना चाहिए। वेट एंड वॉच की भूमिका रखिए, हड़बड़ा करके कहीं पर भी एंट्री मत लीजिए। रेणु सिंघल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं, हेलो सर, NTPC बाय कर सकते हैं क्या? अभी प्लीज़ बताइए। सर अभी आप PSU की बात कर रहे थे और इनका नज़रिया है 6 महीने का, और आपने PSU पावर का भी जिक्र किया। NTPC क्या एक
ऐसा कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अब यहाँ पर अब एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी आ रहा है और हाल फिलहाल में इसने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की थी बाकी पीएसयू पावर कंपनियों के मुकाबले। अभी अगर देखें तो आज 1.25% के आसपास की गिरावट जरूर है एनटीपीसी के अंदर, 430 के आसपास का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 6-6.5% चला है। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या सर? देखिए, इसके अंदर में जो गिरावट हुई है पिछले 3-4 दिन में बड़ी गिरावट है। तो अगर आप नीचे के स्तरों में इसमें कुछ निवेश करते हैं तो हो सकता है इसके अंदर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन मान लीजिए आप एनटीपीसी में निवेश नहीं भी करते हैं तो 2-4 शेयर इसके अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन की जब एक नई कंपनी बनेगी तो इसमें भी शायद बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह शेयर होल्डर का एक छोटा सा कोटा आने की संभावना है। तो अगर आप शेयर धारक हैं एनटीपीसी का तो उसका आपको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन उतना बड़ा लाभ नहीं मिल सकता जितना बजाज हाउसिंग में मिला था, क्योंकि इसके अंदर में ऑपरेटिंग एसेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है और ये प्राय करके एक ब्रांड न्यू कंपनी होगी। एक ही इनके पास एसेट है रिन्यूएबल पावर का, रिन्यूएबल एनर्जी का, जो ये ट्रांसफर करेगी नई कंपनी में, जिसकी कुछ वैल्यू अवश्य मिलेगी। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल एनटीपीसी पे निकल करके आ रही है। हमारे साथ एक दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। भरत जी नमस्कार। भरत जी कहाँ हैं आप? चलिए, भरत जी से संपर्क हमारा टूट गया है, कोई बात नहीं। उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उनका प्रश्न हम लेते हैं। भरत जी का प्रश्न आया हुआ है पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी को लेकर के। कह रहे हैं, अच्छा ये भी एंट्री करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये सही लेवल है सुजलॉन के अंदर एंट्री लेने का? एनटीपीसी के बाद जिक्र आ गया है सुजलॉन का। सुजलॉन अभी चल रहा है 74 रुपये के आसपास। कल एक नेगेटिव खबर यहाँ पर निकल करके आई थी सुजलॉन एनर्जी को लेकर के, और उसके बाद से कल भी दबाव देखने को मिला और आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। सर कैसे देख रहे हैं आप सुजलॉन को? कल यहाँ पर जो है वार्निंग लेटर जो है वो सुजलॉन एनर्जी को बीएससी और एनएससी की तरफ से दिया गया था और सेबी की तरफ से आपको बता दें कि एलओडीआर में नॉन कंप्लायंस के कारण जो है ये लेटर भेजा गया है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क डिस्लर, उन्होंने इस्तीफा जब दिया तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि इस्तीफे को लेकर के कंपनी का डिस्क्लोजर जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं था। हालांकि कंपनी की तरफ से सफाई आई थी कि इस मामले पर जो है कोई कंपनी के कारोबार पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शेयर प्राइस पर तो असर पड़ रहा है। 86-87 का हाई लगाने के बाद अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। आज 74-75 रुपये के आसपास अब आ गया है। क्या जिन लोगों ने 86 के लेवल देखे हैं वो 74-75 पर एंट्री कर सकते हैं सर? मुझे लग रहा है कि ये शेयर नीचे के स्तर पर 68 रुपए के आसपास आ सकता है, संभावना है। लेकिन संभावना का ये मतलब नहीं है कि वो आना निर्वार्य है, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। वहां तक आने की संभावना है। अगर कोई इसमें जल्दी घुसना चाहता है, मान लीजिए 70-71 पे भी, तो भी उसे थोड़ी क्वांटिटी लेनी चाहिए, जिससे कि अगर नीचे आए तो वो और शेयर नीचे के भाव में ले सकता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो बरकरार है और ये जो एक नॉन कंप्लायंस को लेकर जो वार्निंग लेटर मिला है, ये एक तरह से आप ये समझिए कंपनी का सौभाग्य है कि सेबी ने उन्हें फाइन नहीं लगाया। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता है कि नॉन कंप्लायंस पे लेटर के अलावा फाइन लगाया जाता है। ठीक सर, बिल्कुल। सर सुजलॉन पे बात हो गई, एनटीपीसी पे बात हो गई। दो कंपनियां ऐसी हैं जो कि, बल्कि 2-3 कंपनियां छोटी छोटी जो है डिस्कस कर लेते हैं, जिन पर काफ़ी आजकल ट्रेंड भी कर रही हैं गूगल पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पर। उनमें सबसे 2-3 नाम में से एक तो है एनएचपीसी, जिस पर कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना 90 के नीचे ना 100 के ऊपर। उस पर कुछ लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कब तक यहाँ पर रुके रहें। इसके अलावा जरा रिलायंस पावर और जेपी पावर पे भी आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जरा एनएचपीसी पे जो आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए और इसके दिन कब आएंगे सर चलने के? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन का खतरा भी नहीं है जी। सर एनएचपीसी जो है एक स्लाइडिंग तो मैं नहीं कह सकता वर्ड, थोड़ा सा जो है धीरे धीरे नीचे
सरक रहा है, लेकिन फॉल कोई बड़ा मार्क फॉल नहीं है। अब जो पावर कंपनीज की जो अगर आप प्रदर्शन देखें तो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस आ रहा है सोलर के ऊपर, क्योंकि सोलर में इतनी ज्यादा रुचि हो गई है। अगर आप आईपीओ क्षेत्र में भी देखें तो पहले तो सिर्फ एसएमई क्षेत्र में आईपीओ आते थे सोलर को लेकर, अब लगातार मेन बोर्ड के ऊपर में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जो सोलर क्षेत्र में है। अगर आप कुछ नाम की बात करें तो करीब 15-20 दिन 25 दिन पहले एक प्रीमियर एनर्जी आई थी। अब आने वाले समय में वारी का नंबर लगेगा, एक्मे सोलर का नंबर लगेगा, और ये सभी वो कंपनियां हैं जो पैसा जुटाएंगी 2000 या उससे ऊपर की संख्या जुटाने वाले हैं। तो सोलर के अंदर में रुचि बड़ी है। एनएचपीसी भी सोलर का काम करना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसके पास जो प्लांट्स हैं वो सब हाइड्रो है। हाइड्रो का जो प्लांट है वो सबसे महंगा होता है जहां तक बिजली की उत्पादन क्षमता की बात की जाए, और इसकी जो क्षमता बढ़ती है, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट 600, 700, 800, 1000 मेगावाट का होता है, जबकि सोलर के प्लांट आजकल 1000, 1500, 2000 से शुरू होने लगे हैं, और उसकी जो पर मेगावाट कॉस्ट है सबसे कम होती है। तो हालांकि एनएचपीसी का जैसे आपने कहा न इधर न उधर, बट ऐसा लगता नहीं है कि बड़ा टर्न अराउंड इसमें इमीडिएट फ्यूचर में आना है। अगर इसमें कोई निवेश करता है तो सोच समझ कर करे, ये एक स्लगिश शेयर ही रहेगा। जी। इसके अलावा दो शेयर जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहे, एक तो रिलायंस पावर का शेयर रहा, इसको बजरिंग में भी डिस्कस करेंगे सर। लेकिन आज 5% का लोअर सर्किट लगा है लंबे समय के बाद। 51 के आसपास जो है लोगों को एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा था। क्या ये शेयर ऐसा है जिसमें कि सुजलॉन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? और दूसरा जेपी पावर एकदम से, ये भी एक शेयर जो है चर्चा में आया है, हालांकि आज दबाव है, लेकिन इस शेयर ने भी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर 11 साढ़े 11% का रिटर्न दिया है। कैसे देख रहे हैं सर ये दो शेयर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं पावर क्षेत्र के अंदर? देखिए, चर्चा में है अवश्य, लेकिन इसके अंदर में अगर आप देखें तो इसकी ओटीएस हो गई, बैंक से सेटलमेंट हो गया, कंपनी के पास में कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में इसके अंदर रुचि, इन्वेस्टर बेस और जो कहते हैं लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप इसमें जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट उसकी रेगुलर लगते हुए देखेंगे, और ये उन्हीं के लिए शेयर ठीक होगा जो सदमा बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 अपर सर्किट के बाद 3 डाउन सर्किट लग जाते हैं तो आम आदमी की हिम्मत टूट जाती है। ठीक, चलिए अमित जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पर है हमारे साथ। अमित जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं अमित जी, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पटना से बात कर रहा हूँ। मैंने जोमेटो का 293 पे 101 शेयर खरीद रखा है। जोमेटो आपने 283 पे 293 थोड़ा ऊपर खरीद लिया सर आपने। चलिए, क्या नजरिया है, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ इसको। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की खरीद है, एक बार देख लिया कीजिए कि मतलब कितना चल चुका है शेयर। अब 298 का 52 वीक हाई है, इतना वोलेटाइल बाजार है, और आपने बिल्कुल उसके पास जो है 293 पे लिया है। अभी 275 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा महंगा लिया है सर इन्होंने। पी भी आप अगर इस शेयर का देखेंगे तो भी काफ़ी महंगा शेयर लग रहा है। क्या सलाह रहेगी? अभी इनको 20 रुपये के आसपास का, 18 रुपये का आसपास का नुकसान हो रहा है, क्या बने रहना चाहिए या फिर बाजार की स्थिति को देखते हुए एक बार के लिए नुकसान बुक कर लेना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जोमेटो को लेकर के? विपुल जी, अगले 1-1.25 महीने के अंदर दिवाली के बाद आपको जोमेटो का एक छोटा भाई बाजार में दिखेगा, जिसे स्विगी के नाम से लोग जानते हैं। जी बिल्कुल। उसकी भी आईपीओ आ जाएगी, डॉक्यूमेंट एडवांस स्टेज में है,
जब स्विगी और जोमेटो दोनों बाजार में लिस्ट होंगे या लिस्ट हो जाएंगे, तब आप देखोगे कि दोनों के बीच में कंपैरिजन होती है। और जैसे आपके शो पर टिप्पणियां आती है आपके गेस्ट के ऊपर कि आज ये गेस्ट ने ये कहा या ये नहीं कहा, उसी तरह आपको शेयर बाजार में ये दोनों कंपनियों के ऊपर भी टिप्पणी आएगी कि जोमेटो में डिलीवरी में ये तकलीफ आई या ये अच्छाई हुई और स्विगी में ये हुआ। मेरे ख्याल से शेयर इन्होंने अवश्य, जिसे कहते हैं वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के समय लिया है। अब इन्हें कुछ इसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बाजार में रिकवरी नहीं आती और ये शेयर नहीं चलता, ये न्यू हाई बना नहीं पाएगा। तो कुछ समय होल्ड कर सकते हैं और शायद जोमेटो के साथ साथ जब स्विगी का इश्यू आता है तो उस समय कुछ कंपैरिजन को लेकर इस शेयर में वापस एक मूवमेंट आएगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और उम्मीद ये रखिए कि अगले 1 से 1.5 महीने में आपको एक नया हाई देखने को मिल जाए। ठीक, होल्ड करने की सलाह है सर आपके लिए। तो ये राय निकल करके आती हुई अब जो है जरा सवाल ले लेते हैं कार्तिकेय सिंह जी का। इनका सवाल एक और रेलवे शेयर पे है, कॉनकॉर के ऊपर। कार्तिकेय जी जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने 930 रुपये पे लिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे एक और दर्शक हैं अर्जुन परमार जी। अर्जुन परमार जी ने लिया हुआ है हुडको। तो 2 PSU शेयर आपकी सेवा में और आ रहे हैं सर। पहले तो हुडको पे पहले कॉनकॉर पे ही बात कर लेते हैं। कॉनकॉर पे सर अभी क्या करना चाहिए? अभी अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है कॉनकॉर के अंदर, वो चल रहा है करीब 876 रुपये के आसपास, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है कॉनकॉर 903 रुपये के आसपास। तो नुकसान में है करीब 27-28 रुपये पर शेयर के। तो क्या करना चाहिए? एक और रेलवे शेयर आपके लिए। विपुल जी, अगर शेयर का चार्ट देखें तो शेयर के चार्ट में एक अभी भी मंदी का दौर जारी है, और जो एवरेजेस हैं मीडियम शॉर्ट मीडियम टर्म के एवरेजेस, उन्होंने शेयर पे एक दबाव कर रखा है। इमीडिएट रिकवरी नहीं दिख रही, कुछ समय लगेगा। हो सकता है सितंबर के तिमाही के नंबर आने के बाद में ये गिरावट का जो दौर है वो कहीं रुके। अगर ये 1.5 से 2 महीने होल्ड कर सकते हैं तो इन्हें होल्ड करने की सलाह है। अगर इन्हें लगता है कि नहीं मुझे निकलना है और मैं थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त कर लूंगा, तो अगला जब भी बाजार में 2-3 दिन के बाद एक रैली आए तो इसमें भी थोड़ी सी रैली आने की संभावना है, उसमें ये निकल सकते हैं। जहां तक आपने हुडको हुडको पे इनका प्रश्न आया था, हमारे एक दर्शक हैं अर्जुन परमार जी, इन्होंने 288 पे ले रखा है। ठीक ठाक नुकसान हो रखा है सर, क्योंकि हुडको का जो अभी भाव देखने को मिल रहा है वो अब आ चुका है 225 पे, तो ठीक ठाक घाटे में है अभी। सर हुडको का भी अगर आप चार्ट देखें वही हालत, रैली के बाद में एक लगातार धीरे धीरे शेयर स्लाइड कर रहा है, और एवरेजेस जो हैं शेयर के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव डाल रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि पिछले 10-15 दिन में शेयर काफी हद तक साइडवेज हो गया है, उसी रेंज में घूम रहा है 5-7 रुपए की। कहीं ना कहीं ये शेयर चेष्टा में है कि एक बॉटम बनाकर अपवर्ड ट्रेंड करे। 10-12 रुपए का अगर उसमें 10-12 रुपए का अगर इसमें एक अपवर्ड मूव आता है तो शायद ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है अटक जाएगी और कुछ सुधार शेयर में देखने को मिले। ठीक सर, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इन 2 शेयरों पर। इसके अलावा जरा 2 शेयर और ले लेते हैं, और इस पर जो है सुदीप दास जी ने हमें 100 रुपये भेजे थे। कह रहे हैं विपुल सर और अरुण सर को कोटि कोटि नमस्कार। आपको भी कोटि कोटि नमस्कार सुदीप जी। डिश टीवी के ऊपर इनका प्रश्न है सर, 1370 शेयर ले रखे हैं 15 रुपये 28 पैसे के भाव पर, और 15 रुपये 28 पैसे के भाव पर ये शेयर ले रखे हैं। अभी जो डिश टीवी का भाव है वो हम देखने को मिल रहा है करीब 14 रुपये 48 पैसे, 2-2.25% नीचे है। इसका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? एक तो जिस समूह से कंपनी आती है उस समूह पे वैसे ही थोड़े से काले बादल इस समय छाए हुए हैं। दूसरा, जिस सेक्टर में कंपनी है, अब इस क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भविष्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि फोकस अब लोगों का जो है हम देख रहे हैं OTT की तरफ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर से
मेट्रो शहरों में। न्यूज़ चैनल से अच्छा लोग ऐप डाउनलोड कर ले रहे हैं, इंटरटेनमेंट चैनल लगाने से अच्छा लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी क्या होगी डिश टीवी पर? तो दो चीज, मैं ये कंपनी ट्रैक नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो इसका चार्ट बाजार का जो मौजूदा स्तर है, जो मौजूदा मूड है, उससे विपरीत है। ये शेयर ने नीचे एक बॉटम बनाकर अपवर्ड थोड़ा डायरेक्शन लिया है, अपवर्ड चल रहा है। इसने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को पार किया है, नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, और अब इसको लॉन्ग टर्म एवरेज एक हर्डल की तरह ऊपर खड़ा है, जिसकी मौजूदा स्तर आज के दिन 16 रुपए 30 पैसे है। जी। मान लीजिए ये आने वाले 5-7 दिन में 16 रुपए 30 पैसे के ऊपर चला जाता है, तो मेरे जैसे लोग इसमें एक ब्रेकआउट की बात करेंगे। जी। जोखिम है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अगर इन्होंने जो शेयर ले रखा है और कुछ मुनाफा है, इनके लिए सबसे बढ़िया रणनीति ये होगी कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, जिससे कि आपका मुनाफा घाटे में न बदले, और उम्मीद कीजिए कि एक ब्रेकआउट आपको इस शेयर में मिल जाए।